एलसीएम एचसीएफ में सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। आपके पास पीडीएफ है, उस पीडीएफ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो हम समझते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। आप पहले उसको ट्राई करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तब आप देखिए और आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, 24, 60। 18, 24, 60 का एलसीएम क्या होगा, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आंसर 360 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, 30, 54 का एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं। इसका आंसर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 455, 234, 338 इनका एचसीएफ बताना। आप देखो अगर संख्या बड़ी है तो एचसीएफ हम कैसे बताएंगे, भाग विधि से बताएंगे। कोई भी दो नंबर ले लेते हैं और भाग देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने ये दोनों नंबर लिए, 234 से हम भाग देंगे 455 में। कितनी बार भाग जाएगा, तो ये लग रहा है कि 2 बार भाग जाना चाहिए, लेकिन 2 बार भाग दोगे तो ये 455 से ऊपर निकल जाएगा, यानी एक ही बार भाग दे पाएंगे 234। यहाँ से भागफल हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भागफल का कोई काम नहीं, हमें शेषफल से काम है। यहाँ से घटाते हैं तो ये 5, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। फिर हमने यहाँ फिर भाग का निशान बनाया, ये नंबर यहाँ लिखा 234, 221, 234 एक ही बार दे पाएंगे तो हमने लिखा फिर 221, फिर यहाँ से हो गया 3, 1, फिर 13 से हमने 221 में भाग दिया। तो 13 से हम भाग देंगे एक बार, बचेंगे कितने 9। फिर हमने लिया 1 और 13 से फिर से। अब देखिए अब ये नहीं करना है, नहीं तो आपने ये ऐसे बनाया और 13 यहाँ लिखा और यहीं से गलती हो जाएगी। अगर ये बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर यहाँ नहीं आएगा, यानी अगर ये 91 बच रहा है और 13 ये छोटा है, 91 बच रहा है 13 छोटा है, तो आपको क्या करना है, इस 13 से और भाग देना है इसमें। तो 13 से 7 बार भाग जाएगा 91, यानी ये फिनिश हो गया। तो फिनिशर कौन है, 13। हमें पता चला इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 13 है, लेकिन हमसे तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फिनिशर है इस फिनिशर से हम अगली संख्या में भी भाग देकर देखते हैं। अगर अगली संख्या में भाग चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि यह इसका एचसीएफ होगा, यानी 13, 338। तो हम भाग देंगे यहाँ से 13 से 2 टाइम 26, तो ये हो जाएगा यहाँ से 7 और फिर 8। तो 13 की टेबल में 13 78 आता है। यहाँ से हमें पता चला कि इसका एचसीएफ कितना है, 13, यानी ऑप्शन 2 सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बोला है वह छोटे से छोटा भार बताइए जो 125 ग्राम, 950 ग्राम और 1250 ग्राम के बाट द्वारा पूर्णतः मापा जा सके। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि वह छोटे से छोटा भार बताइए जो 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के बाट द्वारा मापा जा सके। वह छोटा से छोटा भार बताइए। मान लीजिए कोई आपको एक कंटेनर है, उसको भरना है, तो छोटा से छोटा कंटेनर बताइए जिसमें 5 किलो का बाट हो, 4 किलो का बाट हो और 3 किलो का बाट हो, तीनों से मापा जा सके। इस कंटेनर में कितना मटेरियल होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे 10 किलो, अब देखो 10 किलो अगर आप 5 किलोग्राम से मापने जाएंगे तो ठीक है, 2 बार में हो जाएगा, लेकिन 4 किलोग्राम के बाट से इसको नाप पाएंगे नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा बचेगा। यानी क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई नंबर हो जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए, और ऐसा कोई नंबर जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए उसे तो हम एलसीएम कहते हैं। यानी आपको घुमा कर एलसीएम ही पूछा है, तो यहाँ से आपको बस एलसीएम देखना है। तो 4, 5 और 3 इनका एलसीएम क्या होगा, 5 में इन दोनों का भाग नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 20 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा, 30 नहीं जाएगा, 35, 40, 45, 50
55, 60, यानी इनका एलसीएम हो गया 60 किलोग्राम। कहने का अर्थ ये है कि अगर 60 किलोग्राम का कोई मटेरियल है तो उसको आप 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 3 किलोग्राम के किसी भी बार्ट से पूर्णतः माप सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्लियर समझ में आएगा। वहाँ भी यही बोला है, वह छोटे से छोटा भार बताइए, वह छोटे से छोटा भार बताइए। मतलब आपको यहाँ भार पूछा है, कितना भार होना चाहिए। जो 125 ग्राम का बाट, 125 ग्राम का बाट है, 950 ग्राम का बाट है और 1250 ग्राम के बाट से पूर्णता माप सके। यानी कहने का अर्थ ये, आपको इन तीनों का एलसीएम ही पूछा है। अब एलसीएम बताने के लिए आपको एलसीएम की कई मेथड है आपके पास। अगर आप इसको फैक्टर मेथड से करना चाहे, भाग विधि से करना चाहे, कैसे भी कर सकते हैं। हम आपको इस तरीके से बताएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है। देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन है ये। तो सबसे बड़ा नंबर 1250, 1250 ध्यान से देखेंगे 125 दिखाई दे रहा है और 125 के गुणनखंड हमें पता है 5, 5, 5 हो गया 125। और ये 10 है तो 10 को हम क्या 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये 1250 के फैक्टर हो गए। अब 950 के इसमें ढूंढते हैं, क्या 950 का फैक्टर है। ध्यान से देखोगे 950 क्या है, 95 गुणा 10। तो 10 तो इसमें छुपा हुआ है, 5 गुणा 2, 95 मतलब क्या होता है 19 पंजे 95। तो 19 यहाँ लिख दीजिए, 5 तो है, 19 पंजे 95 और 10 ये हो गया 950 के फैक्टर हो गए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप भाग विधि से कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद 125, तो 125 तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है, यानी अब आपको इन तीनों का, इन सभी का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 19 या फिर आप ऐसे कर लीजिए 5 गुणा 5 गुणा 5 125, और ये तो 1250 था ही, 5 गुणा 2 10, 1250 गुणा 19, इसका गुणा कर लोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 19 से 0, 19 पंजे 95, 19 से 2 बार 38, 38 और 9 47, 7, 19 से कम 19, 19 और 4 23। अब देखिए ये हो गया ग्राम, 23,750 ग्राम। 23,750 ग्राम आपका आंसर हो जाता, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो किलोग्राम में। तो जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो, तब आप क्या करोगे, आपको 1000 से भाग दे देना है। ये ग्राम से किलोग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, एमएम, जितने भी यूनिट्स होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से टॉपिक बताऊंगा जिसमें आपको सारे यूनिट कन्वर्जन अच्छे से याद हो जाएंगे। चाहे कोई भी यूनिट आपको दी हो, डेसीमीटर, डेकामीटर, कोई भी यूनिट हो, सबको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल आपको ध्यान रखना है इसमें 1000 से भाग देना है। तो 1000 से हम भाग देंगे तो यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा, यानी 23.75 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 29, 45 और 61 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, इस क्वेश्चन को पहले हम हल करना सीखते हैं। मेथड क्या है और फिर वो मेथड क्यों अप्लाई किए वो मैं आपको उसके बाद समझाता हूँ। पहले आप मेथड सीखें। जब भी आपको बोले 5 शेष बचे, 6 शेष बचे, जो भी बोला हो उसको आप इसमें से घटा दीजिए। तो 29 में से 5 घटाएंगे 24, 45 में से 5 घटाएंगे 40 और 61 में से 5 घटाएंगे 56। 24, 40, 56 और इन तीनों का आप एचसीएफ ले लेंगे। तीनों का एचसीएफ लेने के लिए आपको मैंने ये समझाया था कि कोई भी दो नंबर जो ज़्यादा करीब हो उनको ले लीजिए। 40, 56 दोनों ज़्यादा पास है, यानी 40 से 50 और 56 16, यानी इनका एचसीएफ 16 से अधिक नहीं होगा। तो 16 से इसमें भाग नहीं जा रहा है, 15 से सब में नहीं जा रहा है, क्या 8 से सब में भाग जा रहा है, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और 8 7 56। और आपके ऑप्शन में देखोगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन है 10, तो 10 तो वैसे भी नहीं, यानी हम ये बोलेंगे कि 8 इनका एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालने की दूसरी मेथड भी आपको याद है, उससे आप चाहो तो उससे निकाल सकते हो। अब वह संख्या
8 होगी, आंसर हो चुका है। अब ये समझते हैं कि आपने ये मेथड जो अप्लाई की है ऐसा ही क्यों किया। चलिए ये बताइए, क्या इस 24 में 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 0, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 24 का HCF हो गया 8, 24, 40 और 56 का HCF अगर 8 है तो HCF से जब भी भाग दिया जाता है शेषफल 0 होता है। तो जब इस 8 से इस 24 में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, लेकिन जब इस 8 से इस 29 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। क्वेश्चन में यही बोला है कि ऐसी संख्या बताइए जिससे 29 में भाग दो तो 5 शेष बचे। तो हमने बोला 8 ऐसी संख्या है। फिर से देखिए, 8 से इस 40 में भाग देंगे 0 शेष बचेगा, लेकिन इसी 8 से जब इस 45 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। क्वेश्चन में यही बोला था कि ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए जिससे 29, 45, 61 में अगर भाग दे तो 5 शेष बचे। तो वह संख्या क्या है? 8 है। अब इस क्वेश्चन को आप पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको बोला जाए वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या यानी आपको LCM हेल्प करने वाला है। अगर आपसे बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी आपको HCF हेल्प करने वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हमें ये पता है कि HCF हमेशा भाग देता है और LCM हमेशा भाग लेता है। तो इन्होंने बोला, देखिए फिर से लिखता हूँ, 29, 45, 61। इन्होंने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनमें भाग जाए, 5 बचे, 8 बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिससे इन संख्याओं में भाग देना तो पड़ेगा, चाहे पूर्णता जाए या 5 शेष बचे। तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि हमें HCF लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट को कि हमें LCM लेना है या HCF लेना है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। 2 तरीके, या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो परिभाषा हमने सीखी है यानी HCF हेल्प करेगा, या फिर यहाँ से जिससे दी गई संख्याओं में भाग देने पर 5 शेष बचे, तो भाग देने की बात है यानी HCF निकालना है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा पूरा भाग जा सके। 48, 60 और 64 से पूर्णता भाग जा सके। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले यानी आपको HCF हेल्प करेगा, छोटी से छोटी संख्या बोले यानी LCM हेल्प करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या फ़र्क है? इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपको बोले तब आपको LCM हेल्प करेगा, HCF हेल्प करेगा, यहाँ से पता नहीं चलेगा। अगर केवल इतना बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तब ठीक है। अंकों के बारे में बोलेगा तब आपको LCM और HCF की ऐसे हेल्प नहीं मिलने वाली है। तब आपको कैसे पता चलेगा? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ हेल्प करेगा। जैसे हमें पता है कि हमारा LCM हमेशा संख्याओं से भाग लेता है, HCF संख्याओं में भाग देता है। तो आपको ये बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 48, 60 और 64, जिसमें 48, 60 और 64 से भाग जा सके। यानी संख्या आपको यहाँ बताना है जिसमें 48, 60, 64 से भाग जा सके, जिसमें इन तीनों से भाग जा सके। यानी समझ में आया कि LCM हेल्प करेगा, LCM हेल्प करेगा आपको। अगर इन संख्याओं से भाग देने का बोला है मतलब LCM हेल्प करेगा, अगर ये संख्याएं भाग ले रही है मतलब HCF हेल्प करेगा। चलिए जल्दी से LCM निकालेंगे। तो LCM हमें पता है, इसके फैक्टर हमने किए 4, 4, 4 और यहाँ है 60। तो हम इसको बोल सकते हैं 15 गुणा 4, 15 चौक 60। तो 4 तो पहले से ही है, 15 को हमने लिखा 5 गुणा 3, 48। 48 को हम बोल सकते हैं 16 गुणा 3, 16 तिया 48। तो 4 चौक 16 और 3 यानी 48 इसमें हिडन है, छुपा हुआ है। अब इन सब का गुणा करना है तो ये 64 तो है ही, यहाँ से ये 5 गुणा 3, 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो 15 चौक 60, 15 से 6
90, 90 और 6 96, यानी 960 इसका एलसीएम हो गया 960। अब अगर 960 इसका एलसीएम हो गया तो क्या 960 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। अगर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है तो 960 जरूरी नहीं कि वह संख्या होगी, और 960 तो 3 अंक की संख्या है। तब आप कैसे बताओगे? तो आप पहले ये देखिए, क्या 960 में इन सबका भाग जाएगा? तो 960 का हम डबल करते हैं, यानी 1920 1920। 960 में अगर इन सबका भाग जाएगा तो 960 की टेबल आगे बढ़ाई तो क्या इसमें भी इन सबका भाग जाएगा। ऐसे ही 960 की टेबल आप आगे बढ़ाते जाइए, सब में इन सबका भाग जाएगा। तो आपको कहाँ तक जाना है? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तक। अब 960 की टेबल तो हमें आती नहीं कि हम ऐसे जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। तब आपको क्या मेथड लगानी है? तब आपको भाग देकर देख लेना है। कैसे देखेंगे? हम क्या करेंगे, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। पहले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999, फिर इसमें हम 960 से भाग देकर देख लेते हैं कि शेषफल क्या बचता है। हमें ये नहीं पता कि ये 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 960 की टेबल में आती है या नहीं आती है। जिसे मैंने बोला बताइए 23 4 की टेबल में आता है नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता तो आप 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 3। आप ये बोलेंगे कि 23 तो 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन अगर 23 में से 3 घटा दोगे तो 20 4 की टेबल में आता है, या 23 में 1 जोड़ दोगे तो वह भी 4 की टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। चलिए 960 से इसमें हमने भाग दिया, 960 से एक बार कितना बचा? 939, 399। अब 399 ही यहाँ क्या बचा है? शेषफल। यानी जैसा यहाँ 4 से 23 में भाग दिया, शेषफल 3 था। हमने बोला कि 23 में तो भाग नहीं जाएगा, 23 में से 3 घटा दोगे चला जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है कि 9999 तो भाग 960 से नहीं जा रहा है, यानी 960 की टेबल में 9999 तो नहीं आएगा, 9999 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें से 399 घटा दोगे तो ज़रूर आपको 960 की टेबल मिल जाएगी। तो यहाँ से 0069, यानी ये हो गया 9600 960 की टेबल में आता है। तो फिर से समझेंगे, इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें भी जाता है, इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें भी जाएगा, इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें भी जाएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9600, जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूर्णतः जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है? अब देखिए, वह न्यूनतम यानी छोटी छोटी संख्या क्या है? यहाँ छोटी से छोटी संख्या समझ में आया, एलसीएम हेल्प करेगा। इससे समझ में ना भी आए तो एक और शब्द है जिससे आपको समझ में आना चाहिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, जिसमें वह संख्या क्या है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, यानी आपको एलसीएम हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अगर मैंने बोला 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे 12। तो क्या 12 में इन तीनों का भाग जाएगा? ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर बोलता, मैं ये बोलता वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इन तीनों से भाग देने पर 1 शेष बचे, 1 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे 12 और इसमें 1 जोड़ देंगे, तो आप बोलेंगे 13। मैंने आपसे पूछा ऐसी संख्या बताइए जिसमें इन तीनों से भाग दें तो 1 बचे, तो आप बोलेंगे सर 13। 13 में अगर 12 से भाग दोगे 1 बचेगा, 2 से भाग दोगे 1 बचेगा, 13 में अगर 3 से भाग दोगे 1 बचेगा, 13 में अगर 4 से भाग दोगे 1 बचेगा। यानी आपने कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और अगर हमने बोला कि 1 शेष बचे तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो 1 बचना ही है। अगर मैं आपसे बोलता कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2 3 4 से भाग देने पर
इसको मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया, मान लीजिए ये 6 हो गया। ऐसी संख्या बताइए जिसमें 6, 3, 4 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 12, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे। आप बोलेंगे सर वह छोटी छोटी संख्या 14 है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ भी हमें वही करना है, इन सब का एलसीएम लेना है। इन्होंने बोला 7 शेष बचे, तो हम उसमें 7 जोड़ देंगे। चलिए, तो इनका एलसीएम लेना हमने सीखा है। यहाँ से हम बोलेंगे 6 पंजे 30, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया 30। अब ये 24 यानी 6 चौक 24, तो 6 तो है ही, 3 गुणा 2, 4 एक बार और लिख देंगे। 16 यानी 4 गुणा 2 यानी 4 गुणा 4 भी बोल सकते हैं। तो 4 तो यहाँ है ही, 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ और लिखना पड़ेगा, हो गया 16। फिर 12, तो 12 यहाँ है, 4 गुणा 3, सबका गुणा कर लीजिए। तो 4 गुणा 3 12, 12 पंजे 60 और 60 6 चौक 24, 240। अब देखिए 240 तो वह संख्या है जिसमें इन सभी से भाग चला जाए। इन्होंने बोला वह संख्या बताइए कि भाग दे तो 7 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे 247। जब आप 12 से 240 में भाग देंगे कुछ शेष नहीं बचेगा, लेकिन अगर 12 से आप 247 में भाग देंगे तो 7 शेष बचना ही है। हम ही ने तो 7 जोड़ा, इसलिए हमें पता है कि 7 बचेगा ही। तो ये सभी के साथ चलना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहते हैं। क्वेश्चन का आंसर वो बना देते हैं लेकिन उनको समय ज़्यादा लग जाता है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से जल्दी से हल कर पाएंगे वो हम सीखते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसको हल करेंगे, ताकि उससे हमें समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर इसको सॉर्ट कैसे करना है वो भी थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, तो आपको लेंदी लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद इसको बहुत जल्दी से आप हल कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 9, 15, 27 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। और यहां से ध्यान रखोगे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहां के बाद बोला है कि वह संख्या 17 से डिविजिबल भी होना चाहिए, यानी 17 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन इतना ही होता कि वह संख्या बताइए जो इन सब से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो मेथड हमें पता है। हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता। लेकिन इस बार क्वेश्चन में तो एक नई कंडीशन है। चलिए, तो हम पहले इन सब का एलसीएम तो हमें लेना ही है। एलसीएम लेने के लिए हमने बहुत आसान तरीके से सीखा है। सबसे बड़ी संख्या 45 के हम जो हमें सबसे पहली बार में इसके खंड हो जाए वो हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में आया 9 5 45, ठीक है। फिर अगला नंबर है 27, 27 के गुणनखंड जो आपको पहले माइंड में आ जाए वही ले लीजिए। 9 या 27, तो हम बोलेंगे 9 तो इसमें पहले से ये 3 लिया। फिर 15, 5 गुणा 3 15, तो 5 भी है 3 भी है, हम इसको इग्नोर करेंगे। 9 इसमें पहले से ही इग्नोर करेंगे और 5 भी इसमें पहले से ही है। यानी हमने क्या किया, 45 को ही एलसीएम मान लिया और उसके गुणनखंड कर लिए। और फिर उसके बाद बाकी सबको यहाँ देख लिया कि कौन सा नहीं है, ये आपको अच्छे से पता भी है, एलसीएम निकालने की मेथड है। तो 9 5 45 गुणा 3 135, 135 इनका एलसीएम है। अब ध्यान से समझिएगा, 135 में इन सभी का पूर्णता भाग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 शेष बचे, तो ये हमें आता है। हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 139। यानी अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो हम बोलते 139 हमारा उत्तर होगा। 139, अगर 139 में आप 5 से भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा। 139 में आप 9 से भाग दोगे 4 बचेगा। 15 से भाग दोगे 4 बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक और कंडीशन है कि जो आप आंसर बता रहे वह आंसर 17 से भी विभाजित होना चाहिए, यानी उसमें 17 से भाग जाना चाहिए। चलिए इसमें 17 से भाग देकर देखते हैं। 17 से इसमें भाग नहीं जा रहा, 17 के टेबल में नहीं आ रहा है, वैसे ही पता चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे 139 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तब हम एक और बात समझेंगे। हमें ये पता है कि जब 135 में इन सब का भाग जाएगा तो 135 की टेबल अगर आप आगे बढ़ाओगे, 135 का दोगुना करोगे 270, तो क्या 270 में भी इन सब का भाग जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि 135 की टेबल आप बोलते जाइए,
135 की टेबल में इन सब का भाग जाना ही है। तो हम 135 की टेबल आगे बढ़ाते हैं तो 270 मिला, तो क्या 270 हमें हेल्प करेगा? 270 देख लेते हैं। तो 135 का अगर आपने इंटू 2 किया तो आया 270, और 270 में आप 4 जोड़कर देखिए 274। इसको 17 से भाग देकर देखिए, अगर इसमें 17 से भाग चला जाएगा तो हम बोलेंगे हाँ 274 ऐसी संख्या है जिसमें इन सब से भाग देने पर 4 शेष बचे और 17 से यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है। चलिए 17 से भाग देकर, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं जिसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये आपको पहले बेसिक पता हो, उसके बाद ही हम इसके शॉर्ट पर जाएंगे कि हम जल्दी कैसे करें। ठीक है, इसमें 17 से भाग देकर देखिए नहीं जा रहा है। फिर हमने 35 गुणा 3 किया, तो यहां से 35 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 9 और 1 10, और 3 और 1 4, 405 में आप 4 जोड़िए, 4 तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 409। 409 में आप 17 से भाग देकर देखिए डिविजिबल है कि नहीं है। 17 से भाग देंगे, 34 6 69 नहीं जा रहा है। फिर हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 3 नहीं तो फिर 17 135 का गुणा 4 कर लीजिए, 135 गुणा 4 कीजिए, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 540 और 4 44, 544 क्या 17 से डिविजिबल है? तो 17 से हमने भाग दिया, 17 से 3 बार 51 बचे 3, 17 से 2 बार 34, बिल्कुल ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 544 आपका आंसर ऑप्शन सी यानी तीसरे नंबर पर है। अब ये बताइए क्या ये 135 एकम 135 2 बार किया, 3 बार किया, अगर ये 8 बार होता तो कब तक करते, 9 बार होता तो कब तक करते? ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि अगर ये 3 4 5 के बाद अगर आगे तक होगा तो हम लेट हो जाएंगे। तो मैं आपको वही बता रहा था कि क्वेश्चन का आंसर तो आपने सीख लिया, लेकिन अब ये देखते हैं कि अब किस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। चलिए शॉर्ट इसका कैसे होगा वो समझते हैं। शॉर्ट करने के लिए आपको यहां तक तो ये करना ही है, यानी आपको एलसीएम लेना है 135, तो आपको हेल्प करेगा ही। आपको ध्यान से समझना है, क्या 135 इंटू आपने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, ऐसे पुट करके देखोगे तो क्या हम उसको के बोल सकते हैं? 135 इंटू के प्लस 4 आपका 17 से डिविजिबल होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि 135 एकम 135 4 जोड़ेंगे तो 17 से कटना चाहिए, फिर 135 का 2 से गुणा करो, फिर 4 जोड़े, यानी के की वैल्यू क्या रखेंगे? के की वैल्यू हम 1 2 3 4, ये हमने अभी बेसिक में वही किया। जल्दी कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब आप ध्यान से समझोगे कि ये 135 के को हम दो हिस्से करेंगे, इसके 2 टुकड़ों में कैसे बांटेंगे? 17 से भाग देंगे हम, 17 से 135 में हम भाग देकर देखते हैं कि कहां तक यह डिविजिबल है। यानी 17 की टेबल अगर आपको याद है तो 17 सते 119 होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? 17 सते 119, 119 के प्लस इस 135 के को हमने 2 टुकड़े किए, तो 119 के बाद 135 कितने बचे? 16 के, 16 के प्लस 4। अब ध्यान से समझ लीजिएगा यहां के बाद, अगर 17 से इस 119 के में भाग दोगे, के की वैल्यू कुछ भी रखिए आप, अगर 17 से ये डिविजिबल है तो के की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, भाग तो जाना ही है। तो 119 तो 17 से कटेगा, यानी आपकी प्रॉब्लम क्या बचती है? 16 के। तो 16 के, अब देखिए यहां के की वैल्यू पुट करना बहुत आसान हो गया। अब जल्दी से के की वैल्यू 1 रखिए, के की वैल्यू 2 रखिए, के की वैल्यू 3 रखिए, और आपको ध्यान रखना है कि 16 के प्लस 4 17 से भाग जाना चाहिए। चलिए तो के इक्वल 1 रखते हैं, 16 एकम 16, 16 और 4 20, क्या 20 में 17 से भाग जाता है? नहीं जाएगा। फिर के की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 16 गुणा 2 32, 32 और 4 36, 17 से भाग नहीं जा रहा है। 16 से 3, 16 तिया 48, 48 और 4 52, नहीं जा रहा है। 16 गुणा 4 या के की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 16 चौक 17 से, हाँ 16 चौक 64, और 64 और 4 68, तो 68 17 से डिविजिबल है। यानी हमें यहां से क्या पता चला? के की वैल्यू 4,
k की वैल्यू हमें इस तरीके से मिल सकती है। अब यहां देखिए ये 119 का भी कोई काम नहीं है, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बोला। अगर आपको जल्दी करना है तो क्वेश्चन वही आंसर बन जाता, आप ये 135 में 17 से भाग दो और आपको ध्यान रखना है ओनली शेषफल, यानी 17 से भाग दीजिए 135 में, जहां तक भाग जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल ध्यान रखेंगे शेषफल पर। अगला क्वेश्चन एक और आने वाला है इसी तरीके से, हम उसको बहुत जल्दी हल करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन के समान ही इस क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू जल्दी से ढूंढना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसमें 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 गुणा 3 लिखा, फिर 9 यहाँ 3 है, एक और 3 लिखा, फिर 8 तो 4 तो है ही, 1 2 लिख दिया, 4 गुणा 2 8 हो गया, 6 3 गुणा 2 6 पहले से ही है, 5 नहीं है लिख दिया, ये एलसीएम हो गया। गुणा कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, तो 5 गुणा 4 20 60 और ये 6 360, यानी आपको ये पता चला इनका एलसीएम कितना है 360। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 360 नहीं 361 हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक शेष बचना चाहिए, तो हमने यहाँ से एक जोड़ दिया तो 361। अब 361 हमारा आंसर होता, लेकिन इन्होंने बोला है कि वह संख्या 13 से भी विभाजित होनी चाहिए। 13 से इसमें भाग देकर देखोगे तो पूर्णतः विभाजित ये नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से फिर क्या बोलेंगे कि अगर 360 में इन सबका भाग जाएगा तो 360 की टेबल आगे बढ़ाएंगे, 720 इन सबके पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी 720 प्लस 1 721 हमारा आंसर हो सकता है। हम 13 से भाग देकर देखेंगे डिविजिबल है यानी, तो हम कब तक 13 से भाग देंगे, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, 1 से नहीं 2 से नहीं 3 से नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन लग रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या समझा है, हम इसको बोल सकते हैं 360 के प्लस 1 किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 13 से, अब हमने इसको आपको सिखाया है कि 360 के आप खंड कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, शेषफल पर ध्यान देना है, 2 टुकड़े करना है, पहला टुकड़ा क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा, कोई मतलब नहीं, हम केवल क्या ध्यान रखेंगे शेषफल। तो हमें शेषफल से ही सीधे k की वैल्यू मिलेगी, तो 13 से इसमें भाग देंगे, 13 से 2 बार 26 बचे 10 100, तो 13 से 91 तक भाग गया, बचे कितने 9, यानी 9k प्लस 1, 9k प्लस 1 13 से विभाजित होना चाहिए। अब यहां से आपको जल्दी से पुट करके देख लेना है, 9 से एक बार पुट करोगे तो 9 एकम 9 और 1 10, 13 से नहीं जा रहा है। फिर k की वैल्यू 2 रखोगे तो 9 गुणा 2 18 19 नहीं जा रहा, 9 3 27 28 नहीं जा रहा, 9 चौक 36 से, यहाँ बहुत आसान हो गया। तो इस प्रकार आप 5 6 7 8 9 10 अगर हम देखेंगे k की वैल्यू 10, तो 10 गुणा 9 90 और 1 91, 13 से भाग चला जाएगा, 13 से 7 बार, 13 से 91, यानी हमें k की वैल्यू क्या मिली 10। अब देखिए 10 मिला इस बार, और अगर आप इस तरीके से करते 360 की टेबल एक बार फिर 2 बार फिर ऐसे 10 बार, तो हम बहुत लेट हो जाते इस क्वेश्चन को हल करने में। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिली, अभी आंसर नहीं, यानी इसमें 360 में आपको 10 तक इसकी टेबल बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे 360 इंटू 10, k की वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो ये हो गया 3600। अब 3600 तो इसकी टेबल में आता है, इन्होंने बोला एक शेष बचे, तो इसमें एक जोड़ देना है, यानी आपका आंसर हो गया 3601। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया वीडियो को आप फिर से देखें, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को हल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी इससे लेंथी क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन हमने किया है, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपको बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताई जिसमें 24 30 और 54 द्वारा भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, यानी आपको इनका एलसीएम लेना है और उसमें 5 जोड़ देना है। चलिए, तो इनका एलसीएम अगर 54 दिख रहा है तो 54 को आप 54 के गुणनखंड करेंगे,
ये गुणनखंड किया 9 छक 54, फिर 30, तो 30 को आप क्या बोल सकते हैं 10 गुणा 3, तो 3 आपके पास यहाँ है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5। 30 को हमने क्या लिखा 10 गुणा 3। अब यहाँ देखिए 1 3 इसमें छुपा हुआ है, 2 इसमें छुपा हुआ है, यानी यहाँ आपको केवल 5 लिखना है, ठीक है। फिर 24, तो 24 6 चौक 24, तो 6 आपका यहाँ लिखा हुआ है, 4 आपको और लिखना है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप गुणा करोगे तो आपका 54 तो पहले से ही है, 9 छक 54 और 4 पंजे 20, तो ये 2 से बस गुणा करना है, 54 का 108 होता है ये, यानी 1080 इनका एलसीएम है। अब देखिए 1080 एलसीएम है, तो 1080 आंसर नहीं होगा। इन्होंने बोला है वह संख्या बताइए जिसमें इन सबसे भाग देने पर 5 शेष बचे। अगर 1080 में इन सबसे भाग दोगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इन्होंने बोला 5 शेष बचे, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 1085। अब 1085 आपका आंसर हो गया। अगर 1085 में आप 24 से भाग दोगे 5 बचेगा, 1085 में 30 से भाग दोगे 5 बचेगा, इससे भाग दोगे तो भी 5 बचेगा। तो आपको एलसीएम से हेल्प मिलेगी, आंसर नहीं होगा। एलसीएम आंसर कभी नहीं होता। आशा है यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपको बोला है वह 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो 30, 45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी मेथड तो आपको आती है, इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम को आपको कहाँ तक ले जाना है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तक। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कैसे देखेंगे, पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आप बोलेंगे सबसे पहले हम अगर 60 को लिखना चाहे तो 12 गुणा 5 लिख लेते हैं। 60 को हमने लिखा 12 गुणा 5। फिर 45, तो 9 5 45, तो 9 आपके पास यहाँ है, 5 आपके पास है और 9 का 3 इसमें छुपा हुआ है, एक 3 आपको एक्स्ट्रा लिखना है। ये समझ में आ गया। 45 को हम क्या बोलेंगे 9 5 45, और 9 5 45 के लिए 5 तो है ही 9 और 9 का 3 इस 12 में है, ठीक है। फिर 30, तो हम इसको बोलेंगे 30 को हम बोल सकते हैं 6 पंजे 30, तो 5 आपका पहले से ही है और 6 भी इसमें छुपा हुआ है, यानी हो गया 12 पंजे 60 और 3 गुणा करोगे तो 180, यानी आपका एलसीएम क्या हो गया 180। 180 आपका एलसीएम है। अब 180 तो आपका आंसर नहीं होगा। इन्होंने बोला है कि आपको वह संख्या बतानी है 4 अंक की छोटी से छोटी जिसमें इन सबसे भाग चला जाए। तो आप क्या सोचेंगे 180 नहीं तो 180 की टेबल आगे बोलिए। 360, क्या 360 में इन सबका भाग जाएगा? जाएगा, लेकिन क्या 360 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है? नहीं है। अब ऐसे तो 180 की टेबल आप बोलते जाइए जब तक कि आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ना आ जाए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप 4 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले सोचिए कौन सी है। 1000 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, और इस संख्या में 180 से भाग देकर देखिए इसमें 180 से कहाँ तक भाग जाता है। तो इसमें 180 से भाग देकर देखते हैं। तो 180 से भाग दिया तो 18 पंजे 90, 900 तक भाग जाएगा, बचेगा कितना 100। अब ध्यान से समझना, यहाँ से पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। जब आपको 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तब क्या करना था, अब यहाँ देखिए छोटी संख्या में क्या करना है। अगर 180 से 1000 में भाग दिया तो हमें शेषफल बचा 100, यानी हम क्या बोलेंगे कि अगर ये 180 की टेबल आगे बढ़ाते जाओगे 18 यानी 180 36 540 ऐसे ही 900 तक तो इसकी टेबल चलना ही है। 900 तक 900, लेकिन 900 आंसर नहीं होगा फिर, क्योंकि यह 3 अंक की संख्या हो गई। तो आपको भी सोचना है कि अगर 900 के बाद अगला नंबर आएगा तो क्या सब में 180 जोड़ते चलिए। 180 फिर 180 फिर 180 फिर 180, तो इसमें 180 एक बार और जोड़ दीजिए तो इसकी टेबल अगला नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1080। क्या 1080 180 की टेबल में आता है? आएगा। तो यहाँ से 1080 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन सबसे भाग चला जाए। आप इसको यहाँ भी हल कर सकते थे कि जब शेषफल 100 बचा है तो शेषफल अगर 100 बचा है तो 180 से भाग देने के लिए क्या मिसिंग है, क्या कम पड़ रहा है? 80 कम पड़ रहा है। तो ये जो कम पड़ रहा है आप सीधा 80 आपके इस
1000 में जोड़ सकते थे, तब भी आपका 1080 हो जाता। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसमें, आपको बोला है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 8, 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। यानी पहले तो आपको एलसीएम लेना ही है, फिर उसके बाद ये देखना है कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पहले हमने इसके गुणनखंड किए, तो हमें पता है 6 गुणा 3 18, यानी 3 गुणा 3 गुणा 2, ये हो गया 18। फिर 15, 5 गुणा 3 15, तो इसमें 3 है, 1 5 नहीं है। फिर 12, 4 गुणा 3, तो 3 तो है, 4 का 1 2 भी है, 1 2 नहीं है। 9, 3 गुणा 3 है 8, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो 18 था ही। तो 18 पंजे 90 गुणा 2 180 गुणा 2 360, 360 इनका एलसीएम है। अब देखिए 360 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो संख्या आप बताने वाले हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो क्या 360 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो 360 की टेबल आगे बढ़ाइए। 720 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो अब ये ऐसे हम कब तक टेबल बोलेंगे? तो उसकी प्रॉपर मेथड क्या है? पूर्ण वर्ग 360 को अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसकी प्रॉपर मेथड ये है कि 360 के आप फैक्टर लीजिए। तो 2 से आप भाग दोगे 180, फिर 2 से आप भाग दोगे 90, फिर 2 से आप भाग दोगे 45, 3 से आप भाग दोगे 15, फिर 3 से आप भाग दोगे 5, और फिर 5 से आप भाग दोगे 1। ये आप वर्गमूल घनमूल में भी पढ़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाना कैसे बनाया जाता है संख्या को। देखिए ये 2 गुणा 2 यानी इसका जोड़ा बन रहा है, तो इसका जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 गुणा 3 इसका भी जोड़ा बन रहा है, यानी कहने का मतलब जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर ये 360 ऐसे होता, 360 होता, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके गुणनखंड लिखे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 360 को हमने गुणनखंड किए। अब देखो बाहर आने के लिए ये कंप्लीट पेयर है, ठीक है, बाहर आने के लिए ये भी एक कंप्लीट पेयर है, 2 9 3 बाहर आ सकते हैं। इसको बाहर आने के लिए एक साथी की जरूरत है, यानी एक 2 की जरूरत है, और इसको बाहर आने के लिए भी एक 5 की जरूरत है। यानी ये बाहर अगर आ जाएंगे तो कब आएंगे? इनको एक 5 और एक 2 चाहिए, यानी इंटू 10 चाहिए। अगर इंटू 10 होगा तो ये बाहर आ जाएंगे, और इंटू 10 होगा और ये बाहर आ जाएंगे, मतलब बाहर आने वाली संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होती है। तो अगर ये 360 में आप गुणा 10 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3600, और 3600 से बाहर ये आ जाएगा 60। यानी हमें ये समझ में आया कि अगर यह संख्या 3600 होगी तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें कैसे पता चला कि इसमें किसका गुणा करें? तो हमने यहाँ पेयर में देखा कि जोड़े में क्या कमी जा रही है, तो जोड़े में एक 2 और एक 5 की कमी जा रही थी, यानी हमारा आंसर हो गया वह संख्या 3600 होगी। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सीखे हैं उन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं वो समझते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको संख्याओं के बीच में 9 दिखाई दे या 9 का गुणज कोई दिखाई दे, तो क्वेश्चन के आप ऑप्शन से भी बहुत जल्दी से आंसर बना सकते हो। बेसिक मेथड तो हमने सीख ही ली। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया उसको समझते हैं। आपकी जो संख्याएं थी 8, 9, 12, 15 और 18, तो हमें पता है कि इनका जो एलसीएम होगा, इनका जो एलसीएम होगा वो 8 से विभाजित होगा, 9 से, 12 से, 15 से, सबसे विभाजित होगा, और इनका एलसीएम हमें अभी आया था 360। अगर किसी संख्या में 3 से भाग जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके सम ऑफ डिजिट यानी इनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। तो हमने 6 और 3 जोड़ा 9, तो 9 से विभाजित हो रहा है। यानी एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ 9 दिखाई दे तो आपका आंसर जो होगा वो, यानी जो एलसीएम की टेबल में जो आ रहा था वो 9 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से उठा सकते हैं। जैसे हमसे बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। आपके चारों ऑप्शन देखिए, एक है 4900, तो आपको ये पता है कि ये 360 की टेबल में ही आएगा अगर आंसर होगा तो हम इसको देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 9 4 13, हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। फिर अगला था आपका 2500, तो ये भी इसकी टेबल में आना चाहिए था, तो ये 7 नहीं होगा हमारा आंसर कभी भी। अगला है हमारा 3600, ये 6 3 9, यानी ये 9 से डिविजिबल है, हो सकता है। अगला हम देखेंगे 6
400 तो 6 4 10, ये भी हमारा आंसर नहीं हो गया। सीधे हमने 9 की डिविजिबिलिटी से आंसर बना दिया, 9 के भाजिता के नियम से आंसर बना दिया, कोई मेथड नहीं लगाना आपको। ऐसे और भी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन हमने देखिए एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, 4 अंक की बड़ी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 30 45 60 से पूरी तरह विभाजित हो। 30 45 60, अब 30 45 60 में क्या ये 45 में 9 गुणा 5 है? तो यहां से भी 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको हेल्प करेगा। आपके ऑप्शंस में आपको देख लेना है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, लेकिन ध्यान रखना है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे 1040। अब देखिए 1040, यहां देखेंगे क्या ये 9 से विभाजित है, तो 4 1 5 नहीं जाएगा भाग। फिर अगला है 1080, 8 और 1 9 जा रहा है। फिर इसके बाद है 6 और 1 7 नहीं जाएगा, और ये 3 नहीं जाएगा। तो सीधे ही आंसर बन रहा है, कुछ भी नहीं करना है। तो सेकेंड नो में आंसर बनेगा एग्जाम में। एक और क्वेश्चन है, इसके पहले देखा हमने, वो देखते हैं। 24 30 54 से भाग देने पर 5 शेष बचे। 24 30 54 से भाग देने पर, अब देखिए यहां क्या यहां 9 छुपा हुआ है? 9 छक 54 होता है, तो हम इसके फिर देख लेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना है, 5 शेष बचे, 5 शेष बचे, तो आपके ऑप्शंस में से आपको 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने बेसिक से आंसर बताया था तो वहां हमने एलसीएम में 5 जोड़ा था, तो इस बार आपको ऑप्शन में से 5 घटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1070, तो इसमें से 5 घटाइए, तो 5 घटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा 1065। अब देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो ये 6 5 11 12 नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन है आपका 1075, इसमें से 5 घटाओगे 1070, 7 और 1 8 नहीं कटेगा। फिर अगला ऑप्शन है आपका 1085, तो 5 घटाओगे 1080, ये देखिए 9 डिविजिबल है। और अगला ऑप्शन है आपका 1065, तो 1060 ये डिविजिबल नहीं है, यानी 9 से ये कट रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को 9 की डिविजिबिलिटी से हल कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन देखे आपने, ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ में जो 9 की डिविजिबिलिटी रूल से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखोगे यहाँ जो संख्याएं दी है उसमें या तो 9 हो या 9 का कोई मल्टीपल हो, गुणज हो। और इसके पहले हमने बहुत लेंथी क्वेश्चन किए थे, वो समझ लेते। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 6 8 9 और 12 से भाग देने पर 1 शेष बचे और संख्या 13 से डिविजिबल हो। अब देखिए आपकी संख्या क्या थी, 5 6 8 9 और 12, 5 6 8 9 और 12, तो 9 है, यानी हमें फिर हेल्प करेगा। हमारा जो आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल जरूर होगा। तो और 1 शेष बचे यानी हमने लास्ट में 1 जोड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे चारों ऑप्शन में से 1 घटाएंगे, 9 से भाग देकर देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 3804, तो 3803, तो इनको देखिए ये कितना हो जाएगा 8 3 11 3 14, नहीं कट रहा है 9 से। फिर अगला ऑप्शन है आपका 3601, तो हम बोलेंगे 3600, एक तो हमें हर ऑप्शन में से घटाना है, तो हम इसमें से 1 घटाएंगे, तो ये बिल्कुल डिविजिबल है। अगला ऑप्शन देखते हैं 3801, तो ये 3800 नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है 3909, तो 3908 हो जाएगा, और ये भी नहीं कट रहा है, यानी आपको कुछ नहीं करना, विदाउट के आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको जो बताया, अगर समझ में ना आए फिर से देखिए, इसको बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी से एग्जाम में आंसर बना पाओगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 5 ट्रैफिक लाइट 8 10 16 20 और 24 सेकेंड के अंतराल में जलती है। यदि वह आरंभ में एक साथ जले तो कितने समय के बाद फिर से एक साथ जलेगी। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में थोड़ा सा मिसप्रिंट समझ लीजिए आप, उसको क्या है कहने का मतलब कितने बजे एक साथ नहीं जलेंगी, क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद फिर से एक साथ जलेंगी, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन लेता हूं, इसी को मैंने आसान कर दिया। 3 ट्रैफिक लाइट, 5 नहीं 3, एक लाइट है जो 2 सेकेंड के अंतराल में बजती है, जलती है। इसका मतलब यह है कि एक ट्रैफिक लाइट एक बार जली, 2 सेकेंड समय बीता, फिर जलेगी,
फिर 2 सेकंड समय बीता, फिर जलेगी। ये है इसका मतलब। एक और ट्रैफिक लाइट है जो 3 सेकंड के अंतराल में जलती है, यानी एक बार जली, फिर 3 सेकंड समय हुआ, फिर एक बार जलेगी। और एक और है जो 4 सेकंड के अंतराल में जलती है। तो 3 अलग अलग लाइट है, तीनों की अपनी अपनी अलग अलग समय अंतराल है। क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों लाइट को एक साथ जलाया गया और समय शुरू हो गया, पहला सेकंड बीता, दूसरा सेकंड बीता, तो इस प्रकार कितने समय के बाद ये तीनों लाइट फिर से एक साथ जलेंगी। चलिए इसको मैं आपको टाइम स्केल पर समझाता हूं। मान लीजिए 0 से समय स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां हमने तीनों लाइटें जलाई, 2, 3, 4, इनके 2, 3 और 4 तीनों को एक साथ जलाया जब समय शुरू हुआ तब। अब समय तो कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ता ही है। तो समय आगे बढ़ा, यानी जैसे ही 1 सेकेंड बीता, ठीक है, कोई लाइट नहीं जली। जैसे ही दूसरा सेकेंड हुआ तो ये 2 सेकेंड वाली लाइट जलेगी, क्योंकि इसके 2 सेकेंड हो चुके हैं। इस लाइट की क्या खासियत है कि यह प्रत्येक 2 सेकेंड में जलती है। चलिए, समय कभी नहीं रुकता। तीसरा सेकेंड बीता, जैसे ही तीसरा सेकेंड हुआ तो ये 3 सेकेंड वाली लाइट जलेगी, क्योंकि इसने 0 पर ही जली थी, उसके बाद इसके भी 3 सेकेंड हो चुके हैं। समय आगे बढ़ता है, चौथा सेकेंड होता है, तो चौथे सेकेंड पर ये 2 वाली के 2 सेकेंड हो चुके हैं तो जलेगी, और 4 वाली के भी 4 सेकेंड हो चुके हैं। 2 वाली के 2 सेकेंड हो चुके हैं, 4 वाली के 4 सेकेंड हो चुके हैं। यानी जब चौथा सेकेंड हुआ तब 2 लाइट एक साथ जली। कौन कौन सी? दूसरी और चौथी। 5वां सेकेंड बीता, कोई लाइट नहीं जली। 6ठे सेकेंड पर दूसरे वाली और तीसरे वाली, क्योंकि तीसरी वाली का भी 3 सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है आपको? यहां से इसी प्रकार समय की टेबल आगे बढ़ती जाएगी। यानी 7वें सेकेंड पर कोई लाइट नहीं, 8वें पर 2 और 4, 9वें पर 3, 10वें पर 2, 11वें सेकेंड पर कोई लाइट नहीं जली। अब 12वें सेकेंड पर 2 वाली, 3 वाली और 4 वाली। 12वें सेकेंड पर तीनों लाइट एक साथ जली। अब ये समझिए कि जहां से समय शुरू हुआ था 0 से, वहां सभी लाइट एक साथ जली थी। ऐसा अगला अवसर कब आया? 12वें सेकेंड पर, जब तीनों लाइट एक साथ जली। और ध्यान से समझें, ये 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। यानी इस कॉन्सेप्ट को अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर तीनों लाइट 2, 3, 4 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, जलती हैं, तो ये कितने समय के बाद अब फिर से एक साथ जलेंगी? तो हम बोलेंगे यह फिर से एक साथ अपने एलसीएम पर जलेंगी। यानी इसका आंसर हो गया 12वें सेकेंड पर या फिर से जलेंगी। एक और क्वेश्चन, 12वें सेकेंड पर फिर से एक साथ जली, फिर से एक साथ कब जलेंगी? 24वें सेकेंड पर, क्योंकि 24 12 की ही टेबल में आता है, 24वें सेकेंड पर। फिर हमने बोला फिर से एक साथ कब जलेंगी, या तो हम बोलेंगे 36वें सेकेंड पर। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम हेल्प करता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं रहा। अब 2, 3, 4 हो, 6, 8, 10 हो, 10, 12, 15 हो, लेना तो एलसीएम ही है। तो अब आपके क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 5 ट्रैफिक बत्तियां आपको बोला है, ट्रैफिक लाइट हो, तो यहां से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये 8, 10, 12, 16, 20, 24 सेकंड के अंतराल में जलती हैं, तो आपको ये पूछा है कि ये कितने समय के बाद फिर से एक साथ जलेंगी? तो हम बोलेंगे अपने एलसीएम पर। यानी आपको इन सबका एलसीएम ले लेना है बस। चलिए एलसीएम लेंगे जल्दी से। 24 को हम बोलेंगे 6 चौक 24, 20 को हम बोलेंगे 4 पंजे 20, तो 4 पहले से, ये 5 मिसिंग है। 16 को हम बोलेंगे 8 गुणा 2, तो यहां ध्यान से देखिए 4 गुणा 4 भी बोल सकते हैं, तो 4 इसमें है, 1, 2 इसमें छुपा हुआ है, 1, 2 मिसिंग है। फिर 10, तो 5 गुणा 2 10 आ चुका है। 8, 4 गुणा 2 8 आ चुका है। तो 6 चौक 24 तो पहले से ही था, 10 गुणा करना है 240वें सेकेंड। यानी अगर ये सभी लाइट एक साथ जली हो तो ये कितने समय के बाद फिर से एक साथ जलेंगी? 240वें सेकेंड पर फिर से एक साथ जलेंगी। और अगर इस 240 सेकेंड ऑप्शन में होता मिनट, कोई बड़ी बात थी। आप 240 सेकेंड को 60 से भाग देकर मिनट बना लेते तो हो जाता 4 मिनट।
4 मिनट। आपसे पूछते कितने मिनट के बाद फिर से एक साथ जलेंगी, तो आप बोल देते 4 मिनट के बाद फिर से एक साथ जलेंगी। आपसे बोल देते फिर एक बार और कब, तो आप बोलेंगे 8वें मिनट पर। 4 की टेबल आगे बढ़ाते जाइए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड आगे भी आपके इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें बोला है 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। वे 12 बजे अगर एक साथ बजना आरंभ करें तो 6 मिनट के अंदर वह कितनी बार एक साथ बजेंगे। पिछले क्वेश्चन जैसा लग रहा है भी, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये घंटियां अलग अलग समय अंतराल में बजती हैं तो ये एक साथ कब बजेंगी। तो एक साथ कब बजेंगी, अपने एलसीएम पर। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है। चलिए एलसीएम, अगर आपको टेबल पता है तो आप 18 की टेबल बोलते जाइए। वैसे भी आपको मैंने मेथड सिखाई है। 18 नहीं जा रहा है सबका भाग, फिर 36 नहीं जा रहा है, 54 नहीं जा रहा है। इस प्रकार आप 72 बोलेंगे तो 72 में इन सबका भाग जाएगा, एलसीएम हो गया। वो नहीं करना, ऐसे कर लीजिए। 18 को 6 गुणा 3 लिखेंगे, फिर ये 12 हमें पता है 6 गुणा 2, फिर 8 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, एक और 2 लिख दीजिए, और 6 है पहले से। 6 तिया 18, 18 गुणा 4 18 72। तो ये 72 एलसीएम हो गया। हमें पता है कि 72वें सेकेंड पर ये फिर से एक साथ बजेंगी। कब बजे थे, 12 बजे। इन्होंने बोला 12 बजे एक साथ बजी थी। 12 बजे के बाद ये 6 मिनट तक। अब 6 मिनट यहां देखेंगे 72 सेकेंड, तो 6 मिनट का मतलब क्या होता है, 6 मिनट का मतलब होता है सेकेंड में 6 गुणा 60 सेकेंड, यानी 360 सेकेंड के अंतराल में कितनी बार बजेंगी, ये आपको हल करना है। तो अगर 72 सेकेंड में एक बार, तो हम 360 सेकेंड में कितनी बार, 72 से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 18 से 4 बार, 18 से ये, और 4 से हो गया 5 बार, यानी ये 5 बार एक साथ बजेंगी 6 मिनट के अंदर। इस क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट में आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में ध्यान से देखिए 5 बार मैक्सिमम दिया है, लेकिन 5 बार इसका आंसर नहीं है। ध्यान से देखोगे, जब ये 12 बजे आरंभ में सभी एक साथ बजना आरंभ करें, 12 बजे क्या ये घंटियां एक साथ बजी थी, फिर 72वें सेकेंड पर, फिर 72 की टेबल आगे बढ़ाते गए, यानी 5 बार ये 72, 72 के बाद 144, यानी 72 की टेबल अगर आप 360 तक बोलोगे तो 5 बार तो ये हो गया, और आरंभ में भी एक बार बजी थी, यानी ये टोटल कितनी बार होता, 6 बार। लेकिन क्वेश्चन हमारे अनुसार नहीं चलेगा, यानी एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट अपने तरीके से क्वेश्चन नहीं सोचता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाया है वो अपने अनुसार क्वेश्चन फ्रेम करता है और उसमें ऑप्शंस देता है। तो यानी हमें जो विकल्प दिए, हमें उन्हीं में से हमारा आंसर सोचना है, हम अपने तरीके से नहीं सोचेंगे। अगर हमारे पास ऑप्शन में ही 5 बार मैक्सिमम है तो हमें यही आंसर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 के साथ आपका 6 बार भी ऑप्शन में होता तब ये आपका बिल्कुल सही आंसर होता। ये नहीं है तब आपको ये लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन को गलत कहकर हम एग्जाम में छोड़ नहीं सकते कि नहीं क्वेश्चन गलत है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको जो ऑप्शन मिला है आप उसी पर ध्यान देंगे, अपने तरीके से नहीं सोचेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें इसका एक और बेसिक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में लगातार, वह भी आता ही है, वो हमें समझना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन देखिए एमपीएसआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन में बोला है किसी मशीन के 2 पहिए, ऐसे आपने देखे होंगे पहिए, जो गियर वाली मशीन होती है, मशीन में जो गियर लगे हुए होते हैं उसमें ऐसे पहिए में जो गियर होते हैं वो ऐसे आपस में टच होते हैं, और ये अगर घूमता है तो ये भी घूमता है। तो कुछ उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिया है। किसी मशीन के 2 पहिए जिसमें एक के 48 दांत है और एक के 72 दांत है, यानी ये जो इसके ये बने हुए हैं, ठीक है। फिर दोनों पहिए आपस में सटे हुए हैं, दोनों टच हैं, तथा बड़ा पहिया प्रति सेकेंड 28 चक्कर लगाता है, यानी ये जो बड़ा पहिया आपको दिखाई दे रहा है ये 1 सेकेंड में 28 चक्कर लगाता है। फिर बताइए कि 7 घंटे में विशेष दांत, मान लीजिए, कहने का मतलब ये जो 2 दांत आपस में टच हो रहे हैं,
ठीक है। अगर ये पहिए घूमेंगे तो इसके दांत और इसके दांत आपस में टच होते चलेंगे। तो यहां से कहने का मतलब दो विशेष दांत, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी। तो जब ए और बी आपस में टच करेंगे, पहिया घूमेगा, तो एक समय बाद फिर से दोनों आपस में, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर से एक दूसरे के सामने होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, एक पहिया बड़ा है एक पहिया छोटा है, तो ये जरूरी नहीं कि पहले राउंड में ही हो जाए, क्योंकि इसमें 72 दांत है, इसमें 48 दांत है। तो ये हो सकता है कि इसके 3-4 राउंड हो, उसके बाद इसका एक ही राउंड हो, इसके 3 राउंड हो, तब जाके दोनों ए और बी आपस में एक दूसरे के सामने आए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों, अगर इसमें 72 इसमें 72 होंगे तो बराबर दोनों एक चक्कर के बाद मिल जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बोला कि 7 घंटे में ये कितनी बार एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो पहले तो हमें ये पता हो कि कितने समय के बाद ये एक दूसरे के सामने आते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ी देर के लिए यही छोड़ दीजिए। इसका बेस जो होता है, इसका जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो मैं पहले आपको समझाता हूं। बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि दो धावक एक वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं और दोनों के अलग अलग, इन्होंने आपको बोला है कि पहला जो धावक है वो 10 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है एक धावक तो समझते हैं ना, रनर, दौड़ने वाला खिलाड़ी, एथलीट। तो यहां से अगर वह दौड़ेगा तो 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है, और दूसरा एक धावक है वह 15 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। एक एथलीट 10 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, दूसरा एथलीट 15 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। अगर दोनों साथ में पहले बिंदु से चलना आरंभ करें, कितने मिनट के बाद वो एक साथ होंगे, या वो बोलेंगे क्वेश्चन में कितने मिनट के बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर होंगे, या भी बोल सकते। अब देखिए, कितने मिनट, मान लीजिए पहला चलना शुरू हुआ, दूसरा भी चलना शुरू हुआ, तो दोनों थोड़ी देर तक तो साथ रहेंगे। उसके बाद जैसे ही जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो 10 मिनट में पूरा चक्कर लगा देता है, वो आगे निकल जाएगा। और ऐसे दोनों चलते जाएंगे, कभी तो दोनों एक पॉइंट पर आएंगे। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे समझोगे तो मैं समझाता हूं आपको कि जो 10 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है और एक 15 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, तो मान लीजिए कि 10 मिनट में चक्कर लगाने वाला 10 मिनट, जैसे ही 10 मिनट बीते एक चक्कर लगा के यहां आ गया, और 15 मिनट वाला अभी तो यहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो पूरा चक्कर लगाने में अभी 5 मिनट और बाकी है। 10 मिनट वाला अपना चक्कर लगा के यहां आ चुका है और 15 मिनट वाला अभी यहीं है। फिर ये जैसे ही समय आगे बढ़ता है, 10 मिनट वाला और आगे बढ़ जाएगा, तो 20 मिनट के बाद क्या होगा, 20 मिनट के बाद ये दूसरा चक्कर लगा के यहां जाएगा, और 20 मिनट के बाद ये 15 वाला लगभग यहां रहेगा। और 30 मिनट में क्या होगा, 30 मिनट में ये तीसरा चक्कर लगा के यहां जाएगा। जो पहला है 10 मिनट वाला, जो 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, वो 30 मिनट में 3 चक्कर लगाकर यहां होगा। और जो दूसरा व्यक्ति है 15 मिनट लेने वाला, वह भी इस समय प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच चुका होगा, लेकिन 2 चक्कर लगाकर। तो इसने 10 मिनट में 3 चक्कर लगाए, पहुंच गया। इसने 15 मिनट में एक चक्कर, फिर 15 मिनट में एक चक्कर, यानी आपको यह पता चला कि 30 मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो यहां से आपको, अब ध्यान से देखोगे तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 30। यानी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको केवल उनके समय का एलसीएम लेना था और आंसर बन जाता। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप अच्छे से याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट को। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाएंगे। ये 72, इसमें 72 दांत है और इसमें 48 दांत है, ठीक है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसमें 72 दांत है, इसमें 48 दांत है, तो इन दोनों के कोई भी दांत से आप शुरुआत करोगे। मान लीजिए आपने धावक बना लिया, ए धावक, इस एक पहले दांत को आपने ए धावक बोल दिया और दूसरे दांत को आपने इधर वाले को बी बोल दिया। मान लीजिए दौड़ना शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। यहां एथलीट दौड़ रहे थे, यहां ये दांत दौड़ रहे हैं, तो ये दौड़ते जाएंगे, कब ये एक ही पॉइंट पर होंगे, कब एक साथ मिलेंगे, ये मिलेंगे अपने एलसीएम पर। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि 48 और 72 का एलसीएम 144, यानी ये 144 स्टेप चलने के बाद मिलते हैं।
144, एक दांत को हमने एक स्टेप बोल दिया, तो 144 स्टेप चलने के बाद ये मिलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर इसमें 72 स्टेप है तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये 144 के बाद मिलता है, यानी इसके 2 चक्कर हो जाते हैं। जब इसके 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं और इसमें 48 दांत है, यानी 48 से 144 में भाग दोगे तो इसके 3 चक्कर हो जाते हैं। तो ये 2 चक्कर में और ये 3 चक्कर में, जब इसके 2 चक्कर पूरे होंगे इसके 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमसे इन्होंने ये नहीं पूछा, हमसे इन्होंने ये पूछा कि ये 7 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के सामने से गुजरेंगे, और उसके लिए हमें हेल्प के लिए इन्होंने क्या बोला है कि यह जो 72 दांत वाला पहिया है यह 1 सेकेंड में 28 चक्कर लगाता है। अब ये बताइए कि अगर ये 1 सेकेंड में 28 चक्कर लगाता है तो ये 1 सेकेंड में उस सामने वाले से कितनी बार मिला होगा? 14 बार। क्यों? क्योंकि ये 2 चक्कर में 1 बार मिलता है। जैसे इसने 2 चक्कर मिले चला होगा, इसके सामने इसका फ्रेंड जो है वो बी से मिला होगा। जैसे ही इसने 2 चक्कर लगाए 1 बार ये मिला, फिर 2 चक्कर लगाए फिर ये मिला। इस प्रकार 28 चक्कर में 14 बार इसे मिला होगा। अगर 28 चक्कर में इसका फ्रेंड इसे 14 बार मिला है, यानी कहने का मतलब 1 सेकेंड में ये दोनों कितनी बार एक दूसरे से मिले? 14 बार। अगर ये 1 सेकेंड में 14 बार मिले तो हमसे पूछा है 7 घंटे में कितनी बार। तो कुछ नहीं करना है, अगर 14 बार आपको पता है 1 सेकेंड में, तो 1 मिनट में कितनी बार? तो इसमें 60 का गुणा कर दो। 1 सेकेंड में 14 बार तो 60 सेकेंड में, यानी 14 में आपने 60 से गुणा कर दिया तो ये 1 मिनट में इतनी बार, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। 1 मिनट में इतनी बार, गुणा बाद में कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस। 1 मिनट में इतनी बार, तो 1 घंटे में कितनी बार? तो इंटू 60 कर दीजिए, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो इंटू 60 कर दिया। ऐसे समझो कि अगर कोई मशीन 1 सेकेंड में 14 खिलौने बना रही है तो 60 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 14 खिलौने, तो 60 सेकेंड में कितने? इंटू 60। और हमने फिर बोला कि 1 घंटे में कितने? तो इंटू 60। ठीक है। अब हमने बोला 7 घंटे में कितने? तो इंटू 7, यानी इन सब का गुणा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इन सब का गुणा करने पर आप देख लीजिए आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन, चलिए देख ही लेते हैं क्या होगा। तो यहां से 360 और ये हो गया 14 सत्ते 98 इंटू 98, गुणा करके देख लीजिए। 9 छक 54, फिर 8 छक 48, और यूनिट डिजिट से देख सकते हो लेकिन 2 ऑप्शन में है। 8 तिया 24, 24 और 4 28, फिर आपने 9 से 9 6 54, और फिर 9 से 3 27, 27 और 5 32, तो ये हो गया 8, 12 के यहाँ से 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो गया 3, और ये 2 0 पहले से ही है, यानी 3,52,800, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, चौथा। ठीक है। तो अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए, एक एक बात मैंने आपको क्लियर बताई है, समझ में आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। देखिए मैं पहले वो समझाता हूं फिर इस क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, पहले तो आप ये देखिए इसमें एचसीएफ हेल्प करेगा या एलसीएम, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या से समझ में आता है कि एचसीएफ हेल्प करेगा। अगर आपको इससे भी समझ में ना आए तो हमें एक और तरीका है, हम इससे समझ सकते हैं। हमारी परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि अगर आपको संख्याओं में भाग देने की बात करें, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर समान शेष बचे, तो आपको यहां से पता चलता है कि आपको एचसीएफ हेल्प करेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं दूसरे आसान क्वेश्चन बनाता हूं। पहले अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिससे
99, 123 और 183 में भाग देने पर 5 शेष बचे, तब आप क्या करते? पहले इसमें से 5 घटाते, इसमें से 5 घटाते, इसमें से 5 घटाते और जो नंबर आते उनका एचसीएफ ले लेते, वही आंसर हो जाता पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 99, 123, 183 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 5 शेष बचे। ऐसा अगर आपको बोल देते तो आप क्या करते? 99 में से 2 घटाते, 123 में से 3 और 183 में से 5 घटाते और फिर उनका एचसीएफ ले लेते। एक और तरीका ये हो गया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या नया है? इस क्वेश्चन में आपको क्या घटाना है ये नहीं दिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया बस कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इसमें भाग देने पर समान शेष बचे, यानी हमें वह नंबर नहीं पता जो शेष बचे। अगर वो पता होता तो इनमें से घटा लेते। तब इस क्वेश्चन की मेथड क्या है वो आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे। जब भी इस कंडीशन में आपको ये बोला जाए कि समान शेष बचे, हमें नंबर नहीं पता, तब अगर आपने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है, अगर आपने इसको ए, बी और सी में कन्वर्ट कर लिया, मान लिया, तो अब हम फॉर्मूला याद रखेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का एचसीएफ ही हमारा उत्तर होगा। ये ए माइनस बी, बी माइनस सी क्या है? यानी अगर ये ए है, ये बी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इन दोनों का अंतर। 99 में से 123 घटाए तो ये ना सोचिए कि सर ये तो माइनस में आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ मोड लगाए, ठीक है, अंतर चाहिए हमें, तो इन दोनों का अंतर कितना? 24। फिर बोला b माइनस सी, यानी ये b है और ये c, इन दोनों का अंतर कितना? 60। और c माइनस ए, यानी इन दोनों का अंतर कितना? 84। और इन तीनों का एचसीएफ ही हमारा उत्तर होगा, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना आपको आता है, या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाले, भाग विधि से निकाले। मैंने एक और मेथड सिखाई थी जो सबसे करीब है ये दोनों। इन दोनों का अंतर कितना है? 24। अगर इन दोनों का अंतर 24 है तो हमारा एचसीएफ 24 होगा या 24 से छोटा नंबर होगा, ठीक है। हमारा एचसीएफ या तो 24 होगा या 24 से छोटा नंबर होगा। 24 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, मैं आपको बेसिक में समझा चुका हूं। तो अब आप सोचिए, आपके ऑप्शन में देखिए ना, वहां से हेल्प मिलेगा। या तो 24 होगा, यहाँ आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 12, 12, 16 और 12, तो 24 तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब 16 देखिए, 16 के मल्टीपल है क्या? ये तीनों नहीं है, यानी इतना तो समझ में आ गया कि एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। अब ऑप्शन ऐसे 3 है जिसमें 12 आपको बोला है, तो इन्होंने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी। एक और क्वेश्चन पूछा है, वह संख्या क्या होगी, यानी शेषफल क्या बचेगा? कोई बात नहीं, 12 से इसमें भाग देकर देख लीजिए क्या शेष बचेगा। 96 तक भाग जाएगा, 3 बचेगा, यानी 12 तो वह संख्या है और बचेगा कितना? 3। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी 1, पहले नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इसका फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। लगातार एग्जाम में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छे से आप याद करोगे, नोट्स में लिखोगे, बार बार देखोगे। कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आपको दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के। या तो आप इसको इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को ऐसा भी तो बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आपके हल हो जाते हैं, बस आपको याद रहे फॉर्मूला। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का एलसीएम 2079 और उनका एचसीएफ 27। चलिए, तो ये दिया है आपको 2079 और एचसीएफ दिया है 27। यदि एक संख्या 189, इनमें से पहली संख्या 189 तो दूसरी क्या होगी? मान लेते हैं हम XYZ, कुछ भी x मान लिया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
बस कैलकुलेशन बचा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 से इसको 3 बार काट दिया, 9 से इसको 2 बार और 9 से 1 बार, फिर 3 से इसको 7 बार काट दिया। x से इक्वल कितना हो जाएगा बाय 7, 7 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 से भाग दिया 2 बार 14, 6 बचे, 9 बार 63 और बचे कितने 4 7, 297, 297 दूसरी संख्या होगी, यानी आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन बी। यहाँ से आपके क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ने वाला है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चंस का बेस होगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको समझें, ठीक है। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया है 29 और एलसीएम दिया है 290। फिर आपसे पूछा है वे संख्याएं क्या है। आप जब भी ऐसे दो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए और या आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया जाए या एचसीएफ दिया जाए, ऐसे जब भी क्वेश्चन बने हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि हम क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें। क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया कि क्वेश्चन की शुरुआत आप कहाँ से करोगे, फिर क्वेश्चन अपने आप बनता जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए आपको हेल्प करता है एचसीएफ। आप किस पर ध्यान देंगे, एचसीएफ पर। चलिए, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए आपका एचसीएफ क्या है 29। अब एचसीएफ अगर दिया हो तो एचसीएफ से आपको संख्या बनाना भी आना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर हमने बोला दो संख्या है 12 और 18 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, तो आप खुद बता देंगे एचसीएफ क्या है 6, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे जब 6 से इसमें भाग देंगे तो 12 के दो टुकड़े होंगे, एक तो 6 उसमें आ जाएगा और बाकी जो बड़ा बचा नंबर होगा वो एक अभाज्य संख्या होगी हमेशा। तो देखिए 6 2, 6 गुणा 2 12 और इसको हम बोलेंगे 6 3। ये समझ में आया आपको। तो जब आपका एचसीएफ होता है, आपका जो एचसीएफ होता है वो आपकी संख्याओं को स्वयं के गुणनखंड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां बोल सकते हैं उस संख्या में एक तो एचसीएफ स्वयं होगा और एक कोई अभाज्य संख्या, इसको हम x बोल सकते हैं और दूसरी को हमें y बोलना पड़ेगा। कभी भी ये संख्या और ये संख्या समान नहीं होगी हमेशा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। यहां और यहां संख्या सेम नहीं होगी। हाँ, एचसीएफ तो दोनों तरफ कॉमन रहेगा, उसी को तो हम एचसीएफ का मतलब ही वही जो दोनों में समान हो, ठीक है, लेकिन दूसरी संख्या अलग होगी। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको यहां बोलता हूं कि जब हमें एचसीएफ पता है तो मैंने अगर बोला बताइए, इमेजिन करके बताइए आपकी संख्याएं क्या क्या होंगी, तो आप क्या बोल सकते हैं कि हमारी पहली संख्या 29x होगी, क्योंकि 29 तो उसमें हो गई। x कोई भी नंबर होगा, 2 3 5 ऐसे अभाज्य नंबर जो उस संख्या से गुणा करने पर वह 29 से गुणा करने पर वो संख्या बन जाए, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी आप इमेजिन करके बताएं, तो आप बोलेंगे 29 तो होगा ही होगा क्योंकि एचसीएफ ही 29 है इंटू y। यहां तक समझ में आया आपकी दोनों। अब ये हमेशा याद रखिए, आप जब भी आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दिया जाए, आपको बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, संख्या मानिए आप बोलोगे पहली संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y। या अभी आगे और भी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए, आपकी पहली संख्या या आपकी दूसरी संख्या। अब हमने पूछा इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप इसका और इसका एलसीएम इन दोनों में ध्यान से देखिए। 29 कॉमन है तो 29 लिखा, x और y अलग अलग है तो x y लिखा। ये भी आपको आना चाहिए, और ये हमने जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एलसीएम एचसीएफ का बेस पढ़ा था, तब ये हमने सीख लिया था। कोई भी नंबर आपके सामने हो तो उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम हम नंबर को नंबर से ट्रीट करते हैं, यानी नंबर 29 दोनों में कॉमन यहाँ लिखा, और चर राशि हमने देखा यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो दोनों को हमें लिखना पड़ेगा। ये आपको याद रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एलसीएम हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमने जो इमेजिन किया है नंबर, उसके अनुसार हमारा एलसीएम क्या है 29xy, और क्वेश्चन में क्या दिया है एलसीएम 290। हमारे अनुसार एलसीएम ये है, इनके अनुसार एलसीएम ये। क्या दोनों को आमने सामने रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे 29xy
इक्वल होगा 290 के, होगा क्योंकि ये हमारा एलसीएम, ये इनका एलसीएम, दोनों बराबर रख दिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। 29 से 29 कट गया यानी 10, एक्स वाई इक्वल 10। आपको ये दोनों प्रॉब्लम, आपको ये नहीं पता था ये x कौन सी अभाज्य संख्या है, ये y कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि उसके आप और गुणनखंड नहीं कर सकते, ठीक है, 1 भी वहां हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए तो अब x और y इमेजिन करके देखने पड़ेंगे आपको कि x और y ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा करोगे 10 आ जाए। तो आप में से किसी ने सोचा होगा कि सर x और y हम 2 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने x की जगह 2 और y की जगह 5 रखा तो बराबर 10 आ जाएगा। तो आपको x और y की वैल्यू मिली, क्या क्या वैल्यू मिली, अगर x को 2 रखोगे y को 5 रखोगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। यहाँ देखिए अगर आपने x की जगह 2 रखा तो ये 29 गुणा 2 58, और y की जगह 5 रखा तो 29 पंजे 145। संख्या आ चुकी है आपकी, आपके ऑप्शन में है भी, लेकिन आप ऑप्शन डी देखिए आपको दिया है 2 और 3 दोनों, यानी हो सकता है और भी संख्या मिल सकती है क्या, वो आपको यहाँ सोचना है। x और y ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो डियर एस्पिरेंट्स ऐसे कोई नंबर हैं जिनका गुणा करने पर 10 आए 2 और 5 के अलावा, ठीक है। किसी ने सोचा होगा ये 1 और 10, 1 और 10 का गुणा करोगे 10 ही आएगा, ठीक है। तो 1 और 10 का गुणा करने पर भी 10 आ रहा है, यानी एक और मल्टीपल आपको मिला। तो आप क्या बोलेंगे यहां से कि इन दोनों का अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 29 एकम 29, और x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये 290। तो आपके ऐसे 2 जोड़े आपको यहां मिल गए। तो आपको क्वेश्चन ये बोला था ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आपको ऑप्शन सी भी मिल रहा है और ऑप्शन बी भी मिल रहा है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 28 गुना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का योग 1740 दिया है, और उनमें से एक संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ स्पष्ट नहीं दिया है। चलिए तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ये सिखाया था कि हमें ऐसे क्वेश्चन में कौन हेल्प करता है, हमेशा याद रखोगे एचसीएफ हेल्प करता है, यानी हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, एचसीएफ से। चलिए समझते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है, तो इन्होंने बोला है एचसीएफ का 28 गुना। तो अभी हमें एचसीएफ नहीं पता, तो हमने एचसीएफ को मान लिया x। स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं हमें पता है कि एचसीएफ अगर x होगा, ठीक है, तो हमारी संख्याएं यहां होंगी और हमारा एलसीएम यहां होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम क्या होगा, 28x। क्वेश्चन में यही बोला है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 28 गुना है, 28x। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर आगे बोला है एलसीएम और एचसीएफ का योग 1740, यानी ये बोल रहे हैं x प्लस, यानी एचसीएफ और एलसीएम 28x, दोनों का योग 1740। इतना समझ में आ गया। फिर ये हो जाएगा 28 और x 29x, और ये 1740। 29 की टेबल यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 29 से ये 8 बार कटना चाहिए, 6 बार कटना चाहिए। 30 छंग 180 होता है ना, तो 6 बार कटना चाहिए 60। तो x की वैल्यू 60, यानी आपको एचसीएफ कितना मिल गया, एचसीएफ मिल गया 60। एचसीएफ आ गया तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। आपको बोला है उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए अगर आपके पास एचसीएफ हो गया 60 तो एलसीएम क्या हो गया 28 गुणा 60। आपके पास एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है, पहली संख्या उन्होंने दी है, दूसरी संख्या अब लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए तो पहली संख्या क्या दी है क्वेश्चन में, 240। दूसरी संख्या नहीं पता, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए दूसरी संख्या को आपने a मान लिया, ठीक है। और एलसीएम कितना है 28 गुणा 60। इन दोनों का गुणा करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।
और इंटू एचसीएफ कितना है 60, कैलकुलेट करोगे जल्दी से 60 की टेबल बोलोगे तो ये 4 बार, या 0 से 0 काट दोगे 6 चौक 24, और 4 से इसको काटोगे 7 बार। ठीक है, देखिए गुणा नहीं करने का फायदा, आपको केवल एक गुणा करना है, 7 चंग 42, 420, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी सेकेंड 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसको कैसे करना है, आपको एक बात ध्यान रखना है, एचसीएफ हेल्प करेगा। ठीक है, आपको बोला दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। एचसीएफ आपको दिया है 24, आपकी संख्याएं 24x और 24y, ये मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूं, आपको भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ हेल्प करता है। एचसीएफ दिया है 24, तो एक संख्या इतनी मान ली, एक संख्या दूसरी 24y, 24x 24y। फिर बोला है उनका गुणनफल 3456, आपकी पहली संख्या क्या है 24, दूसरी संख्या क्या है 24y। ये बोल रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, तो आप जो ये बोल रहे हैं वही कर दीजिए। इन्होंने जो बोला, इन्होंने बोला दोनों का गुणनफल, तो आप भी कीजिए 24x गुणा 24y बराबर इन्होंने दिया है 3456। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, आपको x और y अगर मिल जाए तो आप सारी चीजें बता सकते हैं। तो यहां से देखिए x और y मिलेगा। अब अगर आप इसको 24 से काटना चाहे 24 से काट दीजिए, और छोटा नंबर अगर आपको लेना है 6 से काटना चाहे 6 से 4 बार, 6 से इसको काटेंगे 6 पंजे 30, फिर 6 से 6 7 42, फिर 3 6 से 6 बार। ठीक है, फिर और अगर काटना चाहे 6 से तो 6 चौक 24, फिर 6 से इसको आपने काटा 6 नमा के 54, और 6 से फिर 6 36। ठीक है, अब ये ध्यान से देखोगे तो 4 चौक 16, 16 की टेबल 96, 16 छंग के 96, यानी एक्स वाई इक्वल 6। अब ये वही कहानी बन चुकी है जो पिछले सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में बनी थी। क्या x और y ऐसे नंबर मानिए जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए। ठीक है, अब ये यहां से एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, अगर इनके बीच प्लस लगा होता x प्लस y, तो आप क्या सोचते, x और y ऐसी संख्या सोचिए जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए। समझ में आ रही बात। ठीक है, चलिए तो आप सोचिए ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका गुणा करने पर 6 हो जाए। तो आप या बोलेंगे 1 और 6, 1 और 6 इक्वल 6 हो जाता है, तो एक तो मिला आपको 1 6 रखने पर। ठीक है, दूसरा यहां ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया ये जो x और y होंगे यह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य, यानी ये दोनों आपस में विभाजित नहीं होने चाहिए। जो यहां 2 लिखा है तो यहां 2 नहीं होना चाहिए, यहां 2 लिखा है तो यहां 4 नहीं होना चाहिए। यानी ना तो यहां x और y समान संख्या हो सकती है, ना ही एक दूसरे से डिविजिबल होंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अगर आप में से किसी ने बोला कि सर 6 2 गुणा 3 भी होता है, सही है। ठीक है, 2 गुणा 3 दोनों का गुणा करने पर 6 आ रहा है, और कोई नंबर मिल रहा है जिनका गुणा करोगे 6 नहीं आ रहा है। अब देखिए ये दोनों आपके जोड़े मिले, आपको पूछा है कि ऐसे कितने जोड़े संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार 1 और 6 रखोगे, x की जगह 1 और y की जगह 6, तो 24 एकम 24 एक संख्या ये, और 24 छंग के 144 दूसरी संख्या ये। ठीक है, और अगर 2 और 3 रखोगे तो यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो 24 गुणा 2 48, और 24 गुणा 3 72, एक संख्या ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो आपको बोला है ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, आप बोलेंगे ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको वही पिछले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वही हेल्प करेगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 20,808 और बोला है उनका एचसीएफ 17 है। देखिए एचसीएफ अगर 17 है तो हमें ये पता है कि आपको एचसीएफ हेल्प करेगा। अगर आपने एचसीएफ 17 मान लिया तो एचसीएफ अगर 17 है तो आपकी संख्याएं क्या होंगी, 17x 17y संख्या मान ली आपने। ठीक है, फिर बोला है वे संख्याएं क्या क्या है। देखिए अगर आपकी संख्याएं आपने ये मानी है, एलसीएम ना निकाले, एलसीएम का कोई काम ही नहीं है, जब काम होगा तब देखेंगे, क्वेश्चन में एलसीएम का कुछ बोला नहीं है। ठीक है, ये बोला है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,808 है। हमारी संख्या क्या है, 17x 17y। एक और कॉन्सेप्ट समझें, कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे उन दोनों संख्याओं का योगफल 20,808 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, बराबर लिखेंगे 20,808।
ठीक है। इस बार क्वेश्चन में बोला है उन संख्याओं का गुणनफल, कभी कभी वो योगफल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार बोला है गुणनफल, तो हमने गुणा लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 17 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 17 से 17 एकम 17 बचे 3, 17 से 2 बार 34, फिर बचे 4, 40, 17 से फिर 2 बार 34 बचे 6 और 17 से 4 बार 17 चौक 68, ठीक है। एक बार हम लिख लेते हैं 17, ये x तो है ही, एक और y बचा है, बराबर ही 1224, ओके। फिर 17 से फिर काटिए, कितनी बार कटेगा, तो 17 से फिर इसको आपने काटा, 17 छंके 102, 17 सत्ते 119, बचे कितने 3, तो 17 से 2 बार 34, एक्स वाई इक्वल 72। अगर यहाँ प्लस होता तो x प्लस वाई इक्वल 72, और ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता। ऐसे कौन कौन सी संख्या जिनको जोड़ोगे 72 होगा, तो ऐसे बहुत संख्या जोड़े बन जाते हैं आपके। ऐसा योगफल में इतनी बड़ी संख्या आपकी कभी नहीं बनेगी, गुणनफल में बन जाएगी जैसे बनी है, ठीक है। अब आप सोचिए कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हम जोड़े जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे। हमेशा 1 से स्टार्ट करो, ऐसे नहीं कि हमें 9 8 72 याद आ गया तो बोल दिया, 36 गुणा 2 72 हमने बोल दिया। 1 से स्टार्ट करोगे, कभी भी कोई पेयर छूटेगा नहीं। एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, हमें कंफर्म पता हो, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां हम इसको लिखते हैं एक्स वाई इक्वल 72। कैसे कैसे मिल सकता है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 172 दोनों का गुणा करने पर 72 होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, आपको जो दो संख्याएं आप लिखोगे दोनों सहअभाज्य होनी चाहिए, यानी दोनों आपस में डिविजिबल ना हो, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 को आगे बढ़ाइए, इधर 2, और इधर आपने बोला 2 के साथ किसका गुणा करें कि 72 हो जाए, तो आप बोलेंगे 36, 36 गुणा 2 72। क्या आपको ये जोड़ा काम आने वाला है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 2 से 36 कट जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी हमने बनाना तो है ताकि हमें पता चले। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वे संख्याएं क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर इधर अगर आपने 3 लिखा तो यहाँ किसका 3 से गुणा करें 72 हो जाए, 24 3 72 होता है, 24 लिखा। अब देखिए 24 3 से कटता है, यानी ये भी पेयर हमें कोई काम का नहीं है, इससे हमें कभी संख्याएं नहीं मिलना है, ठीक है। फिर हमने 4 लिखा और 4 के साथ किसका गुणा करें 18 चौक 72, ये भी हमें कोई काम का नहीं, क्योंकि 2 से ये 2 बार कट जाता है, 2 से ये 9 बार। तो जब ये आपस में इनके पास यानी कॉमन मल्टीपल है इनके पास 2, इसलिए ये भी हमें कोई काम के नहीं है, हम ये सहभाज्य हम नहीं बोलेंगे, सहभाज्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ 5 लिखे तो 5 का तो कोई मल्टीपल 72 होता नहीं है, 6 लिख सकते हैं, 6 के साथ किसका गुणा करें 72 हो जाए, 12 छंग 72, ये भी हमें कोई काम के नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ये इधर से ये काट देगा। फिर 6 के बाद अगर कोई बड़ा नंबर हम देखिए 7 8, 8 9 72, हाँ अब देखिए इन दोनों को, इसको 8 और 9 का गुणा करने पर 72 हो रहा है, तो 8 और 9 दोनों आपस में कट रहे हैं, किसी नंबर से नहीं कट रहे हैं, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस एक कॉमन नंबर से नहीं कटने चाहिए, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी हमारे काम का नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 9 गुणा 8 ये भी हमारे काम का है क्या? नहीं है, ठीक है। जब 8 गुणा 9 एक बार आ चुका है तो 9 गुणा 8 फिर से नहीं आएगा। देखिए इसको ऐसे समझाता हूं मैं, मान लीजिए कि चेस की टीम तैयार की जा रही है चेस खेलने के लिए, ठीक है। तो ये बोला है कि पहले दिन तो कमल और मोहन दोनों का आपस में मैच होगा, ठीक है, और उसके 2 घंटे बाद फिर मोहन और कमल का होगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब कमल और मोहन का मैच हो चुका है तो मोहन को कमल का नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 9 और 8 8 और 9 हो चुका है, तो ये तो कोई बात होगी नहीं, ठीक है। और इसके बाद तो फिर रिपीटेशन होने लगेगा, समझ में आया? तो यहां से हमने ये ट्राई किया, इसमें हमने सहभाज्य देखा और हमें 2 पेयर मिले, 2 जोड़े मिले, या तो 1 और 72 रखोगे, यानी यहां 17 एकम 17, एक तो ये 1 रखने पर 72 यानी 17 गुणा 72 करोगे तो यहां से हमें 1224, याद हो तो हमने 17 से इसको काटा था तब 1224 आया था, तो यहाँ से 17 से 72 गुणा करोगे, ये यहाँ 72 आया था, ठीक है। तो ये एक जोड़ा तो ये मिला, हमने ऑप्शन में देखा ऑप्शन ए है। और
8 और 9 रखने पर कुछ मिलेगा, तो 17 गुणा 8 करोगे और 17 गुणा 9 करोगे 153, यानी ऑप्शन बी भी मिलेगा 136 और 153। तो आपके पास आंसर फिर बना आपका चौथा, डी आंसर। इस क्वेश्चन को आप खुद से जरूर ट्राई करें, आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, अगर आपने आंसर बनाया होगा तो आप चेक कीजिएगा आपका सही जा रहा है या गलत जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है, 3 संख्याओं का एचसीएफ 12 है। फिर बोला है उनका एलसीएम 720, अभी हम एलसीएम को लिखते नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे बोला उनमें से 2 संख्याएं 36 और 48 है, तीसरी संख्या क्या होगी। अब तीसरी संख्या बताने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या का फॉर्मूला नहीं है, तो वो होता तो हम अप्लाई कर देते, हो सकता है किसी ने ट्राई भी किया हो। चलिए, तो तब क्या करेंगे जब हम ऐसी कंडीशन में हो। हमने यही सीखा है कि अगर एचसीएफ दिया हो तो हम संख्या बना सकते हैं एचसीएफ से। तो अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो हम संख्या बना लेते हैं, पहली संख्या 12x, दूसरी 12y और तीसरी 12z। 3 संख्या इसी प्रकार होंगी हमेशा। अब क्वेश्चन में बहुत आसानी से आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि आपकी पहली संख्या 12x और उन्होंने दिया है 36, तो आप ये बोल सकते हो 12x बराबर 36, तो x बराबर कितना 3। फिर उन्होंने दिया दूसरी संख्या 48, तो आप बोलेंगे 12y बराबर 48, यानी y बराबर 4। ये पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं तो आप सोचे कि सर कितना लिखना पड़ रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, या आप सीधा माइंड में सोच सकते हो। और एग्जाम में और प्रैक्टिस के दौरान ही करना ही है आपको। जब आप क्वेश्चन हल करें तब आप कोशिश करें कम से कम पेन चलाएं। मुझे यहाँ आपको समझाने के लिए पूरी चीज़ें लिखनी पड़ती है, लेकिन आप ऐसा ना करें, प्रैक्टिस के दौरान कम से कम लिखें। आज ही आप कम से कम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम वाले दिन आपको कम से कम लिखोगे, टाइम बचेगा और आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ x मिल चुका है, y मिल चुका है, z। अब हमें तीसरी संख्या ही तो प्राप्त करना है, उसके लिए आपको एलसीएम हेल्प करेगा। इन्होंने एलसीएम दिया है 72। चलिए, आप इन संख्याओं का एलसीएम अपने तरीके से बना लीजिए। यहाँ संख्या 12 12 12 कॉमन क्या है 12, हम अपना एलसीएम निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में उनका एलसीएम उन्होंने दिया ही है, तो 12 12 12 और x y z चर राशि में सबको सम्मान दिया जाता है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, तो x y z। इतना तो हमने सीखा है। अब हमारे अनुसार एलसीएम ये है और इनके अनुसार एलसीएम कितना 72, तो हम इन दोनों को आपस में टकरा देंगे। कैसे? हम बोलेंगे 12x y z बराबर 72। अब देखिए, आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू अभी मिलेगी, ठीक है। 12 से इसको आपने कितनी बार काट दिया, 12 छंके 72, 12 छंके 72, ठीक है। 720 है, ओके 720, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60। अब x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कीजिए, x कितना है 3, y कितना है 4 और z कितना है पता नहीं, अभी मिलेगा। तो 4 गुणा 3 12 और 12 पंजे 60, तो z बराबर 5। अभी आंसर नहीं आया है, z की वैल्यू आई है, तो चलिए z की वैल्यू बता देते हैं। z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 5, तो 12 पंजे 60, यानी आपकी तीसरी संख्या होगी 60, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी रेगुलर आएगा, आपको ध्यान रखना है कैसे समझना है इस क्वेश्चन को। 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया, 2 संख्याओं का आपको अनुपात दिया है, रेशो दिया है 2:3, फिर उनका एचसीएफ दिया है 42। अगर आपको जब भी अनुपात दिया जाए तो आप संख्या बना लेते हैं 2x 3x, या आपने ऐसा बोलते हैं माना अनुपातिक नियतांक बराबर x, तो अनुपात अगर 2 3, अगर रेशियो 2 3 है तो संख्या हो गई। ध्यान रखना, ये संख्या बनी है 2x और 3x। फिर इन्होंने बोला है उनका एचसीएफ और एलसीएम इतना है, संख्या है क्या है। अब आप लगा दीजिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ 42। चलिए कैलकुलेट करेंगे बस अब। तो 3 गुणा 2 6, 6 से ही कटेगा, 6 चौक 24
और 6 से 2 बार 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 42 इंटू 42। अब हम में से कुछ क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, करना ही नहीं है। देखिए ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा तो 1/42 बाहर आ जाएगा, पेन ही नहीं चलाना। एक्स की वैल्यू कितनी, 42, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम बोलेंगे एक्स इक्वल, ये उधर जाके रूट बनाएगा। चलिए समझा देते हैं, अगर किसी का बेस उतना अच्छा नहीं है तो ये इस तरफ जो स्क्वायर है उस तरफ जाके रूट बनेगा। तो यहाँ से x इक्वल ये 42 दोनों का जोड़ा है, बाहर आ जाएगा 1/42 बन के, x की वैल्यू 42। अब पूछा क्या, उस पर चलते हैं। लास्ट की लाइन जरूर पढ़ो एग्जाम में, जल्दी जल्दी में 42 आंसर आगे बढ़े ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी हल करो, जो भी आपको लग रहा है कि आंसर है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़े, चाहे वो आंसर आसान है आपने बना दिया। आपको बोला है वे संख्याएं क्या, देखो आपको वो संख्याएं पूछी है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। आपकी संख्या थी 2x यानी 42 गुणा 2 84। अब अगली संख्या ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन ए में 84 है, आगे बढ़ो। दूसरी संख्या क्यों गुणा करें, हम टाइम वेस्ट क्यों करें एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो हम बोलेंगे 3x यानी 3 इंटू 42। तो यहाँ से हो जाएगा 126। तो ये आपका आंसर हो गया ए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में आपको घुमा दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है लेंदी, लेकिन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। एक सैनिक छावनी में कमांडर को निर्देश दिया गया कि सैनिकों को वर्गाकार पंक्ति के रूप में खड़ा करे, यानी इस प्रकार से वर्गाकार, वर्ग के आकार में। फिर आगे बोला है वर्गाकार पंक्ति में प्रत्येक भुजा पर या तो 12 या 18 या 20 या 25 सैनिक रखें। यानी कमांडर को यह निर्देश दिया कि अगर पंक्ति बनाना वर्गाकार है, और कहने का मतलब ये इस तरफ 12 तो इस तरफ भी 12, इस तरफ भी 12 और इस तरफ भी 12, इस प्रकार से पंक्ति लगाना है, ऐसे 12-12 की और ऐसे भी 12-12 की, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये बोला है यदि कमांडर इस निर्देश का पूर्णतः पालन करे तो उस छावनी में कितने सैनिक थे। अब कमांडर को ये बोला कि या तो 12-12 का वर्ग बनाइए, या ये पंक्ति इस प्रकार नहीं बनानी, केवल वर्ग बनाना है, ठीक है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप, वर्ग बनाना है। तो या तो 12 का इस प्रकार से वर्ग बनाए, या 18 का, या 20 का, या 25 का। तो अगर 12 का वर्ग बनाए तो सैनिक कितने सैनिकों की जरूरत होगी, 12 चौक 48। अगर कमांडर 18 सैनिकों का वर्ग बनाए तो 18 चौक 72, और अगर 20 सैनिकों का बनाए तो 20 चौक 80 सैनिक चाहिए उसे। 80 सैनिक होंगे तभी तो 20 की ऐसे वर्गाकार पंक्ति में खड़ा कर सकता है। और अगर 25 सैनिक वो खड़ा करे तो उसके पास कम से कम कितने सैनिक होने चाहिए, 100, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर वह 12-12 की पंक्ति बनाए तो उसे 48 कम से कम चाहिए, ठीक है। और अगर वह 18 से बनाए तो उसे कम से कम 72 सैनिक चाहिए, तब बनेगा। और 20 से बनाए तो 80, और 25 से बनाए तो 100। कॉन्सेप्ट ये है कि जो कमांडर को आदेश मिला है उसके अनुसार वो इनमें से किसी भी प्रकार से बना सकता है। यानी सैनिक छावनी में सैनिकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में इतनी है कि वह चाहे तो 12-12 के बना ले, 18 के बना ले, 20-20 के बना ले, या 25-25 के। कहने का मतलब वह चाहे तो 48 से या 72 से या 80 से या 100 से काम चला ले। कहने का मतलब ये है कि वहाँ सैनिकों की संख्या उतनी ही होगी जितना इनका एलसीएम, वही संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो आपको इस क्वेश्चन में बस एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो ये क्या है, 100 सबसे बड़ी संख्या, इसके खंड करेंगे तो हम बोल सकते हैं 20 पंजे 100 यानी 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, पंजे 100, ठीक है। 80 को हम बोल सकते हैं 20 चौक 80, तो 4 पंजे 20 तो है ही, एक 4 और लिया, ठीक है। इसके बाद 72 तो हम बोल सकते हैं 8 गुणा 9 72, ठीक है। तो 8 के लिए 8 तो यहाँ है ही, 4 चौक 16, ये तो 8 तो हो गई, गुणा 9 नहीं है तो 9 हमने लिख लिया। फिर 48, 16 थी 48, तो 4 चौक 16 तो है,
3 भी यहाँ है, ठीक है। इन सब का गुणा कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो पहले से ही 100 था और 9 चौक 36, 3600 सैनिक होंगे। अगर 3600 सैनिक होंगे तो कमांडर 48 के स्क्वायर बना देगा। बहुत से स्क्वायर बनेंगे ऐसे, सैनिकों को खड़ा कर दिया 48 3600 सैनिक है उनके पास, ठीक है। या तो कमांडर चाहे 12 के ऐसे वर्ग बना दिए। ये था कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन तो आप स्वयं बना देंगे, ट्राई कीजिए। चलिए क्या करना है, 3 घंटियां 36, 40 और 48 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। वे विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करें तो कितने समय के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, कितने समय के, अपने एलसीएम पर। चलिए इनका एलसीएम लेते हैं जल्दी से। 48 को आप बोल सकते हैं 8 छंग 48, ठीक है। 40 को आप बोल सकते हैं 8 पंजे 40, तो 8 तो पहले से ये 5 लिया। 36 को आप बोल सकते हैं 6 6 36, तो 6 यहाँ है और एक और 6 के लिए 2 भी यहाँ से मिल गया। क्या मिसिंग है, 3। ये पहले से 48 था, ये 15, तो 15 गुणा 48 कर दीजिए, आंसर यानी एलसीएम आ जाएगा। तो 15 गुणा 8, 15 8 120 और 15 चौक 60, 60 और 12 72, 720वें सेकेंड पर एक साथ बजेंगी। देखिए ऑप्शन में मिनट दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, 720 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 मिनट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और गुणनखंड करने के बाद आपको कॉमन देखना है, नहीं बहुत लंबी प्रोसेस कह सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट वे से हल करना सिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखोगे एचसीएफ निकालना होगा तब। क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। आपको क्या क्या संख्याएं चर राशि के रूप में दी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ये आपको ऑप्शन में दिया। चलिए ऑप्शन भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी से हल करेंगे। कोई भी एक ऑप्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ऑप्शन बी लिया। ऑप्शन बी क्या है, x माइनस 3। तो x माइनस 3 अगर इनका एचसीएफ होगा तो कहने का मतलब ये होगा कि x माइनस 3 से इन सब में पूर्णतः भाग चला जाए, यानी x माइनस 3 इन तीनों का एक कॉमन गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि x माइनस 3 से इन तीनों में भाग चला जाए। इसका अर्थ ये कि x माइनस 3 इक्वल 0 रखने पर x इक्वल 3 होता है, यानी x इक्वल 3 इसमें पुट करने पर यह इसे 0 कर देना चाहिए। अगर ये इसका एचसीएफ होगा तो ये तीनों को 0 कर देगा, ठीक है। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12 और 12 में से 6 गए 6, ये 0 नहीं हुआ, हम बोलेंगे ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 रखकर देखिए, तो यहां से माइनस का 2 का स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, और ये माइनस 2 और माइनस 6, तो ये 6 और 2 8, तो यहाँ से माइनस 4, ये भी हमारा आंसर नहीं दे पा रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं दे पा रहा है। हमने x प्लस 2 रख के देखा, अगला ऑप्शन रखेंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे, 5 सेकेंड एक ऑप्शन में 5 से 10 सेकेंड लगेंगे, 30 सेकेंड के अंदर आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये रख के देखते हैं, x इक्वल माइनस 3 रख के देखते हैं, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 से 6 कट गया, यानी ये तो 0 हो गया। इसको देखते हैं, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27, ठीक है, और माइनस 3 और गुणा 8, तो माइनस का 24 और प्लस का 4, नहीं बन रहा है 0, ठीक है। चलिए अब बचा क्या, आंसर लगा दो एग्जाम में। अगर ये कंडीशन बने कि आपने 3 ऑप्शंस चेक कर लिए, चौथा आंसर ही होगा। चलिए फिलहाल हम एग्जाम में नहीं है, हम समझ रहे हैं, तो चलिए समझ लेते हैं।
x माइनस टू इक्वल 0 यानी x इक्वल 2 रखने पर तीनों समीकरण या तीनों संख्याएं 0 होनी चाहिए। x का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया 0, यहां रखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 4 गुणा 3 12 और 8 गुणा 2 16, ये 12 और ये 4 16, 12 और 4 16 प्लस का और 8 गुणा 2 16 माइनस का, 16 से 16 कट गया 0 हो गया। तीसरी संख्या ये एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये 4 और ये 4 8 और ये माइनस का 8, ये भी हो गया 0। यानी अगर आप बाय चांस पहले इसी को ले लेते तो ये सीधा आपका एचसीएफ मिल जाता। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आप पिक करते हैं, लेकिन फिर भी अगर चारों भी पुट करोगे 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना है। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। तो ये एचसीएफ बहुत आसान मेथड है, आप याद रखेंगे इसको। इस क्वेश्चन में आपको बड़ी संख्याएं दी है और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले बताता हूं आसान तरीके से, ताकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप स्वयं बना दें। ठीक है, अगर हमने ये बोला कि 3 बर्तन हमारे पास है, 3 बर्तन है, एक बर्तन में 12 लीटर मिल्क है, दूसरे में 18 लीटर है और तीसरे में 24 लीटर मिल्क भरा हुआ है। हमने आपसे बोला कि कोई ऐसी माप बताइए, ऐसा कोई लीटर की माप बताइए आप जिससे हम इन तीनों बर्तनों के दूध को पूर्णतः माप सके, एक्स्ट्रा ना बचे। तो आपने जल्दी से क्या बता दिया, 1-1 लीटर से माप लीजिए। 1 लीटर से इसको नापोगे 12 बार, 1 लीटर से इसको नापोगे 18 बार 18 लीटर और इसको 24 लीटर 24 बार। हमने आपसे ये बोला कि अगर हम 1 लीटर की माप लेंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, अगर ये 120 लीटर होता तो हम कब तक इसको नापेंगे। तब हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि 1 लीटर से काम नहीं चलेगा, जो लीटर की माप है वह बड़ी से बड़ी माप बताइए। तब आपने सोचा कि बड़ी से बड़ी माप कैसे बताई जाए। कहने का मतलब ये है बड़ी से बड़ी माप जो इसको, इसको और इसको तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके, तीनों को बांट सके। यानी ये तो एचसीएफ हो गया। बड़ी से बड़ी माप क्या होगी, जो तीनों को बांट दे, यानी तीनों में भाग दे दे, तो ये तो एचसीएफ का क्वेश्चन हो गया। यानी आपको 12, 18, 24 तीनों का एचसीएफ लेना है। तीनों का एचसीएफ देखिए अंतर कितना है, 6 से बड़ा हो नहीं सकता, 6 से तीनों में भाग जा रहा है, यानी एचसीएफ क्या होगा 6। आपने ये बोला कि जो नापने के लिए आप डिब्बा लोगे वो कितने लीटर का होगा, 6 लीटर का। तो आपका आंसर हो गया 6 लीटर। अब आपके उस क्वेश्चन को देखिए जो आपके डिस्प्ले पर दिया है, बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपको बोला है 4 बर्तन है, 4 बर्तन है 250 लीटर, 175 लीटर, 425 लीटर, ठीक है, और 625 लीटर दूध रखा हुआ है। उस मापक की अधिकतम क्षमता क्या है, यानी जो मापक चाहिए, वही बात है फिर से, वह मापक चाहिए आपको। अधिकतम क्षमता क्या है जो इन मात्राओं को पूर्णतः माप सके, यानी आपको इन सब का क्या लेना है, एचसीएफ। अब ये क्वेश्चन भी मुझसे करवाओगे या आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको केवल एचसीएफ लेना है और वही आपका आंसर होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, हो सकता है जो पहली बार इनको देख रहा है बहुत अच्छे से क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब समझ में आ गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन लगाते हो तब उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ये ना सोचे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझसे नहीं बनने वाला है। वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए। अगर आप एक ही चैप्टर के वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है।